क्या एक नौज़ायदा मुल्क आलमी सियासत में इतना अहम हो सकता है कि बड़ी ताकतें भी इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाएं? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त दिलवाने में अहम किरदार अदा किया? क्या भारत से एटमी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया? क्या बांग्लादेश से सेपरेशन के जख्म आज भी सफारती ताल्लुकात पर असरअंदाज होते हैं? और क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ दिफा के लिए या कुछ और भी छुपा है? तो फिर सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाकई अमन की जामिन है या ये सिर्फ ताकत का खेल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अच्छे फॉरेन रिलेशंस बरकरार रखना बेहद अहम होता है, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसीज को नाफिज करने में मदद फराहम करता है जो दो या ज्यादा ममालिक के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, और साथ ही कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में भी एक कलीदी किरदार यानी की रोल अदा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम होना भी निहायत ज़रूरी होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में टेक्निकल टर्म फॉरेन रिलेशंस से मुराद ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक और कल्चरल रवाबित होते हैं, जो कि आपस के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान एक नई रियासत था, लेकिन अपनी अहमियत को इलाकाई यानी रीजनल और आलमी सियासत यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये जुमला इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान, बावजूद इसके कि वो एक इमर्जिंग स्टेट था, अपनी सेंट्रल जियोपॉलिटिकल पोजीशन की बदौलत आलमी सतह पर एक अहम किरदार अदा करने से डिसरिगार्ड नहीं कर सकता था। यहाँ न्यू स्टेट एक ऐसे मुल्क को जाहिर करता है जो हाल ही में वजूद में आया हो, जबकि जियोपॉलिटिकल पोजीशन इस बात की वजाहत करती है कि किसी मुल्क का जोग्राफियाई लोकेशन आलमी सियासत यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और हिकमत अमली पर किस कदर असरानंदाज हो सकता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मकासद सिर्फ अपने नेशनल इंटीग्रिटी की हिफाजत करने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात को फॉस्टर करने यानी फ़रोग़ देने की कोशिशें भी शामिल रही हैं। आज हम पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर बात करेंगे। ये ताल्लुकात हमेशा से एक पेचीदा सफ़र रहे हैं। 1947 से पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर्स के आसपास पैदा होने वाले मसाइल और टेंशन्स ने मुसलसल दोनों ममालिक के दरमियान रुकावटें खड़ी की हैं। मशहूर तनाज़ात में जम्मू एंड कश्मीर की डिस्प्यूटेड रीजन शामिल हैं, जहां वक्तन फ़वक्तन शदीद ब्लड शेड देखने में आया है। एक तरफ उस मसले की तवील तारीख यानी लॉन्ग हिस्ट्री है, तो दूसरी जानिब गुडविल यानी नेक नियति की उम्मीद भी कायम रखी जाती है। इसी तरह क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश भी एक ऐसा अहम वाक़या रहा है जिसने दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। एक और काबिल गौर मौजू न्यूक्लियर वेपन्स का है। दोनों ममालिक की स्टेटस एज न्यूक्लियर पावर्स न सिर्फ उनके पास मौजूद ताकत की नुमाइंदगी करती है, बल्कि ये भी जाहिर करती है कि अगर डिसएग्रीमेंट्स शिद्दत इख्तियार करें तो खतरात किस कदर बढ़ सकते हैं। उसी सिलसिले में ट्रेड के मामलात भी अक्सर इन ताल्लुकात में पेचीदगी का बायस बनते हैं। उसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरैक्शंस का रुख बदल जाता है, जिससे दोनों ममालिक को अपने मुआशी फ़वाइद और नुकसानात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोनों ममालिक हमेशा बायलैटरल नेगोशिएशंस के जरिए अपने इख्तिलाफात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसे दो तरफा मज़ाकरात जो डायलॉग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर मबनी होते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात एक दिलचस्प और तारीखी कहानी की हैसियत रखते हैं। 1951 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज यानी सफारती ताल्लुकात कायम किए, और ये ताल्लुकात जल्द ही एक क्लोज और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में ढल गए। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स वो ताल्लुकात हैं जिनमें दोनों फरीकैन को फ़ायदा पहुंचता हो। जब रिकग्निशन की बात आती है तो ये याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम किया। इस रिकग्निशन की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ गई जब 1960s और 1970s में चाइना को इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना था, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से दिया गया ये एतराफ़ चाइना के इंटरनेशनल स्टेटस को मजबूत करने में मददगार साबित हुआ। इसी सिलसिले में ये भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान ने अपने मुखालफिन के खिलाफ जंगों में, जैसे कि इंडिया के साथ 1965 और 1971 की जंगें, चाइना से न सिर्फ इक्तसादी बल्कि टेक्निकल और मिलिट्री सपोर्ट भी हासिल की। मोर ओवर, एक निहायत अहम पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने चाइना की हिमायत करते हुए इसे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट पोजीशन दिलवाने में की रोल अदा किया। सिक्योरिटी काउंसिल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस के तहत काम करती है और आलमी सतह पर अहम डिसीजंस लेती है। अगर हम मॉडर्न डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सी पैक एक नमाया मिसाल के तौर पर सामने आता है। सी पैक एक मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जिसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग देना है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात पर, जो कि तारीखी और सियासी लिहाज से
बेहद अहमियत रखते हैं। 1971 में बांग्लादेश की तश्कील एक ऐसा वाकया था जिसने पूरे खित्ते की डायनामिक्स को बदल कर रख दिया जब ये रियासत पाकिस्तान से अलहदा हुई। बिल्कुल उसी तरह 1971 एक ऐसा लम्हा था जब हिस्टोरिकल इवेंट्स ने दोनों ममालिक के रवाबित की नौइयत बदल दी। इसके बाद कुछ रेजिजुअल प्रॉब्लम्स यानी बाकी रह जाने वाले मसाइल सामने आए, जिनमें सबसे बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने में हिचकिचाहट महसूस की। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ रिलेशंस में बेहतरी आती गई। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हमें तब नजर आई जब पाकिस्तान ने मार्च 2021 में बांग्लादेश को इसकी 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस पर मुबारकबाद दी। ये जेस्चर निहायत दोस्ताना और बामानी था, जिसका मकसद ये दिखाना था कि पुराने इख्तलाफात को पीछे छोड़कर एक नया आगाज मुमकिन है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन यूएन में 30 सितंबर 1947 को शामिल होकर अपनी आज़ादी के सिर्फ एक महीने बाद ही बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बनने का एजाज़ हासिल किया। ज़रा तसव्वुर करें, एक नया मुल्क जो नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा, वो फ़ौरन ही यूएन जैसी आलमी तंजीम से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लेता है। उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने इब्तदा से ही बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को फ़आल तौर पर मनवाने की कोशिश की। यूएन ने हमेशा मशरिक और मगरिब की सियासत में एक मुतवाज़न और तामीरी किरदार अदा करने की कोशिश की है। मसलन जम्मू एंड कश्मीर के तनाज़ा, कैनाल वाटर डिस्प्यूट और इंडो पाकिस्तान वॉर्स जैसे बड़े बैन अल-अक़वामी मसाइल में यूएन ने मुज़ाकरात और पीस कायम रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए, जिन्हें हम पीस मेकर और मीडिएटर के तौर पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के तरक्याती सफ़र में भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने निहायत अहम किरदार अदा किया है। इन एजेंसीज ने न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में मदद फराहम की, बल्कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और खुराक की तकसीम जैसे अहम ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स में भी अमली इक़दामात किए। जब आपसे ये सवाल किया जाए कि यूएन क्या है, तो याद रखें कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के ममालिक के दरमियान अमन, तरक्की और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए काम करती है। यूनिसेफ बच्चों के हुकूक और सेहत के मामलात को तरजीह देता है, जबकि यूनेस्को तालीम और सकाफत के फ़रोग के लिए एक्टिव है। इसी तरह WHO आलमी सतह पर सेहत के मसाइल को हल करने में पेश है और WFP खुराक की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाने के लिए काम करता है। पाकिस्तान निहायत अहम ममालिक में शामिल है और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का रुकन है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क का भी हिस्सा है, जहां ये अपने हमसाया ममालिक के साथ मिलकर इलाकाई तरक्की, सिक्योरिटी और ट्रेड जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत करता है। पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO में भी अहम किरदार अदा करता है, जो कि इक्तसादी ताउन के लिए एक मौसर फोरम है। ये फोरम्स ना सिर्फ एक दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि तजुर्बात और वसाइल का तबादला भी करते हैं, जिससे इलाकाई ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी मसाइल के हल में मदद मिलती है। पाकिस्तान दूसरे रुकन ममालिक के साथ मिलकर आलमी मसाइल के हल और तरक्की को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत के लिए हमें एक्सटर्नल सपोर्ट पर इन्हसार नहीं करना चाहिए। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, जो बुनियादी तौर पर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जवाब में था। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान ने मई 1998 में अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। ये इकदाम दरअसल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पावर डिस्पैरिटी को बैलेंस करने की कोशिश थी। ताहम उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इंतहाई कॉशन यानी एहतियात से किया जाए। अगरचे पाकिस्तान ने ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की, लेकिन वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ एक रोकथाम के तौर पे इस्तेमाल करता है ताकि इंडियन अग्रेशन को रोका जा सके। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ हमले के जवाब में इस्तेमाल होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि डिटरेंस असल में क्या होती है? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें दुश्मन को मुमकिना नुकसान की धमकी देकर उसके अगले कदम को रोकने की कोशिश की जाती है। दूसरे लफ्जों में डिटरेंस एक तरह का फ्रेंडली रिमाइंडर होता है कि अगर कोई बॉर्डर पर एग्रेसिव एक्शन लेगा तो उसका सीरियस रद्द-अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान इस स्ट्रैटेजी को ना सिर्फ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के जरिए इंप्लीमेंट करता है, बल्कि अपनी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और पॉलिसीज के जरिए भी उसे सपोर्ट करता है, ताकि न्यूक्लियर रिसोर्सेज की सिक्योर मैनेजमेंट यकीनी बनाई जा सके। गुज़िश्ता चंद इशरों में मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑफिसर्स को डिटरेंस पॉलिसीज और दीगर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज की बाकायदा एजुकेशन दी है।
ये तालीम इसलिए अहम समझी जाती है ताकि हर ऑफिसर खतरे के वक्त काम और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सके। आज हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनका खुलासा देखते हैं। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी, खारजा ताल्लुकात और न्यूक्लियर पॉलिसी पर गुफ्तगू की। हमने देखा कि कैसे अच्छे फॉरेन रिलेशंस ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक और कल्चरल रवाबित को मजबूत करते हैं। ये ताल्लुकात न सिर्फ नेशनल इंटेग्रिटी की हिफाजत करते हैं बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मददगार साबित होते हैं। हमने इस बात पर डिस्कशन की कि पाकिस्तान ने चाइना, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम रखे और ये कि किस तरह यूएन, ओआईसी, एसएए, आरसी और ईसीओ जैसी तंजीमों में पाकिस्तान की शिरकत ने इसकी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस को भी अहमियत दी, खासतौर पर मई 1998 में किए गए पहले न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए, ताकि पोटेंशियल अग्रेशन को रोकने में मदद मिल सके। ये बैलेंस्ड अप्रोच अंदरूनी और आलमी सतह पर अमन और तरक्की के लिए अहम समझी जाती है। अब हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपने क्या सीखा। क्वेश्चन 1, गैर मुल्की ताल्लुकात से बुनियादी तौर पर क्या मुराद है? आंसर ऑप्शन ए, डिप्लोमेसी। क्वेश्चन 2, पाकिस्तान ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट्स कब किए थे? आंसर 2, ऑप्शन सी, मई 1998। क्वेश्चन 3, पाकिस्तान ने आज़ादी के 1 माह बाद किस इंटरनेशनल तंजीम में शमूलियत इख्तियार की? आंसर 3, ऑप्शन ए, यूएन।